नमस्कार दोस्तों, आज से हम राजनीति विज्ञान के एक नए आयाम की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में सैद्धांतिक रूप से कौन कौन सी धारणाएं हैं, उन सब का हम अध्ययन करेंगे। ये सब अध्ययन करने के बाद हम अध्ययन करेंगे कि उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। एप्लीकेशन के रूप में हम अध्ययन करते हैं फॉरेन पॉलिसी का, और सिद्धांत के रूप में हम अध्ययन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की परिभाषा क्या होती है या अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते क्या हैं। तो यदि सीधे शब्दों में हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि दो देशों के बीच के संबंध को हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की संज्ञा दे सकते हैं। ये सबसे सरल परिभाषा से हम शुरुआत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान, ये दो देश हैं, ये इनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का दायरा है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह आती है कि क्या विश्व में दो ही देश, भारत और पाकिस्तान ही? क्या विश्व में सिर्फ देश नाम की ही संस्थाएं हैं, राष्ट्र ही हैं और कोई संस्थाएं नहीं हैं? इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी भारत पाकिस्तान के संबंध उपसमुच्चय होंगे, यानी एक और सेट के सबसेट होते हैं, और वो सेट होता है बड़ा विश्व राजनीति का। इसे हम कहते हैं विश्व राजनीति या वर्ल्ड पॉलिटिक्स। विश्व राजनीति का एक आयाम होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें भारत पाकिस्तान के संबंध हो, भारत अमेरिका के संबंध हो, भारत रूस के संबंध हो। और दूसरे आयाम इसमें क्या होते हैं? और दूसरा आयाम इसमें हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्या है? तो ये एक वैश्विक संगठन है, यानी दो राष्ट्रों के अलावा विश्व राजनीति में वैश्विक संगठन भी आते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो इसके अलावा उदाहरण के लिए यूरोपियन यूनियन। ये क्या है? तो ये एक क्षेत्रीय संगठन है। इसी प्रकार सार्क भी हो सकता है, बिम्स्टेक भी हो सकता है, आसियान भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हम ईयू ले रहे हैं, एक क्षेत्रीय संगठन है। इसके अलावा ये यहाँ तक के जो संगठन थे उनमें कहीं न कहीं राज्यों का, राष्ट्रों का इन्वॉल्वमेंट है। वहाँ की सरकारों का, राजनीतिक प्रतिनिधियों का या राजनीतिक प्रक्रियाओं का इन्वॉल्वमेंट है, उनका सम्मिलन है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज भी होती है जिसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं। ये पूर्ण तौर से निजी कंपनियां होती हैं, लेकिन ये भी बहुत हद तक निर्धारित करती हैं किसी देश के साथ दूसरे देश के संबंधों को, उसमें एक बड़ा कारक होती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध विश्व राजनीति के सबसेट हैं। विश्व राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अलावा वैश्विक संस्थाएं आती हैं, यूएनओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, इस प्रकार की संस्थाएं। क्षेत्रीय संगठन आते हैं, जैसे ईयू है, आसियान है, सार्क है, बिम्स्टेक है, या फिर निजी कंपनियां भी इस दायरे में आती हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सरल परिभाषा जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का हम अध्ययन कैसे करते हैं? क्या एक ही तरीका होता है, उसी पर हम चलते जाते हैं?
या कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। तो यहाँ हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके कई अलग अलग तरीके होते हैं, कई अलग अलग सिद्धांत होते हैं, कई अलग अलग उपागम या अप्रोचेज होती हैं। जैसे एक सिद्धांत हो सकता है यथार्थवादी, एक सिद्धांत हो सकता है आदर्शवादी, मार्क्सवादी, नारीवादी। इनमें विचारकों का, सिद्धांतकारों का देखने का, संबंधों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। उसी प्रकार से संबंधों की व्याख्या की जाती है। तो उन संबंधों को जानें उससे पहले हम एक और परिभाषा जान लेते हैं कि सिद्धांत या उपागम होता क्या है। सिद्धांत यानी कि थ्योरी और उपागम यानी कि अप्रोचेज। तो सिद्धांत या उपागम की यदि हम बात करें, सबसे पहले सिद्धांत की बात करें। सिद्धांत शब्द वैसे मानविकी विषयों के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए पूर्णतः सही नहीं होता है, क्योंकि सिद्धांत प्राकृतिक विज्ञानों में जहां सटीक भविष्यवाणी, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिविटी रहती है, निश्चितता रहती है घटनाओं की, जैसे गुरुत्वाकर्षण है, कोई चीज को ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगी ही आएगी, उसमें हम यथार्थवादी, आदर्शवादी, मार्क्सवादी उसकी व्याख्या नहीं कर सकते गुरुत्वाकर्षण की। वो सिद्धांत होता है। एक दूसरी चीज होती है अप्रोच। एक चीज को दो तीन नजरियों से देखने का जो तरीका होता है उसे अप्रोच कहते हैं। लेकिन फिर भी दोनों शब्द समान अर्थों में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो सिद्धांत या उपागम हम कह सकते हैं। अब किसी उपागम की परिभाषा की शुरुआत हम कहां से करेंगे? मान लीजिए कोई घटना घटित होती है, तो उस घटना की पड़ताल करना, पड़ताल करने में हम उस घटना के कारण जानेंगे, उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं उनको जानेंगे। ये आता है पहला फेज। उपागम या सिद्धांत, थ्योरी, अप्रोच का पहला काम होता है कि किसी भी घटना का कारण और प्रभाव की जांच करना, उनका पता लगाना और इनकी व्याख्या करना। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आते हैं तो भारत चीन की हालिया जो झड़प हुई थी उसको हम ले लेते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण रहे और उसके क्या प्रभाव होंगे, यहाँ अलग अलग नजरिया आएंगे। यथार्थवादी कुछ और कारण बताएंगे, आदर्शवादी कुछ और बताएंगे, नैतिकता में कमी थी, राष्ट्राध्यक्षों की कमियां थी या कुछ भी, लेकिन सब अपने अपने तरीके से बताएंगे। मार्क्सवादी उसमें आर्थिक कारण बताएंगे, बुर्जुआ पूंजीपति का जो दृष्टिकोण है वो घुसा देंगे। फिर नारीवादी अपने तरीके से बताएंगे, लेकिन मूल काम होगा कारण और प्रभाव की व्याख्या होगी। ये सबसे पहला काम है। दूसरी चीज, अब उस घटना होने के बाद उसका वजह से भविष्य में क्या हो सकता है, यानी भविष्य का अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना कि भारत चीन की जो अभी परिस्थितियां हैं वो भविष्य में कैसी होंगी। सहयोग बढ़ेगा, युद्ध होगा। यथार्थवादी कहेंगे कि संघर्ष जारी रहेगा, आदर्शवादी या उदारवादी कहेंगे कि व्यापार बढ़ाइए, संघर्ष कम होता जाएगा। मार्क्सवादी कहेंगे कि जब तक पूंजीपति हैं तब तक संघर्ष रहेगा ही रहेगा। वो राष्ट्रों को नहीं बल्कि वर्गों में विभाजित विश्व को देखते हैं। नारीवादी कहेंगे कि महिलाओं का शोषण जब तक जारी रहेगा तब तक युद्ध होते रहेंगे। तो ये अलग अलग तरीके से भविष्य का अनुमान लगाते हैं। फिर उस चीज को, यानी एक घटना को, उसकी सार्वभौमिकता सिद्ध करना, भारत चीन संबंधों की इस व्याख्या को यूनिवर्सल बनाना कि जिस प्रकार के संबंध भारत चीन के मध्य हैं
उसमें जो अप्रोच लागू होती है, उन्हीं प्रकार के संबंधों में दुनिया में, जैसे चीन जापान में वो व्याख्या लागू हो, चीन वियतनाम में भी वो चीज लागू हो, या फिर किसी और देश जिनमें सीमाई विवाद हो, भारत पाकिस्तान में भी वही चीज लागू होगी, पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी वही चीज लागू होगी। तो इस सार्वभौमिकता का दावा करना, ये मुख्य काम होते हैं सिद्धांत या उपागम के। पहली बात कारण प्रभाव का व्याख्या करना, भविष्य का अनुमान लगाना और सार्वभौमिकता, ये तीन मुख्य बिंदु होते हैं सिद्धांत या उपागम के। सिद्धांत उपागम की परिभाषा जानने के बाद हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से सिद्धांत या उपागम का अध्ययन करना है। तो इसके लिए सबसे पहला जो और सर्वप्रमुख, जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सबसे सटीक तौर पर परिभाषित किया जाता है, वह आता है यथार्थवाद या रियलिज्म। यथार्थवाद में राष्ट्र या राज्य को सबसे प्रमुख माना जाता है और शक्ति राजनीति की बात की जाती है, पावर पॉलिटिक्स की, हथियारों की होड़, युद्ध संघर्ष, ये सभी यथार्थवादी धारणाएं हैं। यथार्थवाद का ही एक नया रूप है नव यथार्थवाद। नव यथार्थवाद पुरानी जो अवधारणा है यथार्थवाद की, परंपरागत धारणा, उसमें कुछ संशोधन करता है। फिर नवशास्त्रीय यथार्थवाद भी आता है। दूसरी प्रमुख धारणा जो आती है वो आदर्शवाद, या इसका एक अन्य नाम है उदारवाद। ये बात करते हैं लोकतंत्र की, शांति की, कि लोकतंत्र बढ़ेगा तो युद्ध कम होते जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध सुधरते जाएंगे, वैश्विक संगठनों की जैसे यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, यानी एक प्रकार से शांति सहयोग की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। इसी का एक परिवर्धित संस्करण है नव उदारवाद। तीसरी महत्वपूर्ण धारणा मार्क्सवाद। मार्क्स ने हालांकि खुद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में ज्यादा बातें नहीं कही, लेकिन उन्हीं के विचारों के आधार पर कुछ सिद्धांतकारों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए कुछ सिद्धांत दिए हैं। उन्हें हम मार्क्सवाद की श्रेणी में रख सकते हैं। मार्क्सवाद में वर्ग को महत्व दिया जाता है राष्ट्र राज्य की बजाय। पूंजीपति, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग। नव मार्क्सवाद में फिर मार्क्सवाद के बाद नव मार्क्सवाद भी आता है। यहाँ नव मार्क्सवादी जो है युवा मार्क्स की बातों में विश्वास रखते हैं। मार्क्स आपने पढ़ा है राजनीतिक विचारकों में, यदि नहीं पढ़ा तो पॉलिटिकल थिंकर्स की हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं आप। मार्क्सवादी जो है सिर्फ आर्थिक कारकों की बात करते हैं, नव मार्क्सवादी आर्थिक कारकों के साथ साथ अन्य कारकों की भी बात करते हैं। फिर आता है रचनावाद या संरचनावाद, कंस्ट्रक्टिविस्ट जिसे कहा जाता है। आलोचनात्मक सिद्धांत या क्रिटिकल थ्योरी। और एक है नारीवाद, पर्यावरणवाद, यानी कई विचारधाराएं हैं, कई उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद। तो ये
विचारधाराएं हैं या अध्ययन के उपागम हैं, इनके दृष्टिकोण से हमें किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या कर सकते हैं, उनको हमें देखना है। तो आज हम शुरुआत करेंगे यथार्थवाद से। ठीक है, यानी आज का जो हमारा मुख्य अध्ययन बिंदु होगा वह होगा यथार्थवाद या रियलिज्म। यथार्थवाद। जब हम यथार्थवाद की बात करते हैं तो चूंकि यथार्थवाद में फिर परंपरागत यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, ये कई विभाजन भी होते हैं, लेकिन कुछ मूल मान्यताएं हैं कि जो सभी यथार्थवादी मानते हैं, यानी यथार्थवादी किसी भी प्रकार का हो, उसकी जो मूल मान्यताएं हैं वो हमेशा समान रहेंगी। और उन मान्यताओं को हम सबसे पहले जान लेते हैं कि मूल मान्यताएं यथार्थवाद की क्या है। यथार्थवादी जो भी होगा वो ये मानेगा कि व्यक्ति का स्वभाव जो है स्वार्थी होता है और लालची होता है। स्वार्थी का मतलब सिर्फ अपने ही हित के बारे में सोचता है, अपना हित पूर्ति करना चाहता है, और लालची का मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें प्राप्त करना चाहता है। फिर दूसरा पक्ष कि व्यक्ति जो है दूसरे पर प्रभुत्व जमाना चाहता है। व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व जमाना चाहता है और प्रभुत्व के लिए उसे शक्ति की चाहत होती है, यानी वो पावर पाना चाहता है। स्वार्थी होता है, लालची होता है और शक्ति की चाहत रखता है। इसी बात का वो आगे विस्तार करते हैं। यथार्थवादी कहते हैं कि यही चीज जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी लागू होती है, और एक राज्य दूसरे राज्य के साथ शक्ति संघर्ष में उलझा हुआ है, यानी एक राज्य दूसरे राज्य से अधिक शक्ति पाना चाहता है। क्यों पाना चाहता है? क्योंकि वह अपनी हित पूर्ति करना चाहता है। क्यों पाना चाहता है? क्योंकि वह लालची है और दूसरे राष्ट्रों पर प्रभुत्व जमाना चाहता है। इसलिए राज्य शक्ति संघर्ष में उलझे हुए हैं। अब शक्ति संघर्ष में शक्ति प्राप्त करना सभी की इच्छा होती है, लेकिन शक्ति प्राप्त कैसे की जाए? तो शक्ति प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उस राज्य की सैनिक क्षमता बड़ी ज्यादा होनी चाहिए कंपैरेटिव टू दैट स्टेट जिस पर वह प्रभुत्व जमाना चाहता है। यानी ये जरूरी है कि शक्ति प्राप्त करने के लिए राज्य की सैनिक क्षमता अधिक हो। चौथी बात, यथार्थवादी मानते हैं कि यथार्थवादी क्या मानते हैं? यथार्थवादी मानते हैं कि विश्व अराजकतापूर्ण है। वर्ल्ड इज अनार्की। अराजकतापूर्ण जब हम कहते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है? विश्व अराजकतापूर्ण है, इसका मतलब ये है, सबसे पहली बात कि राज्य सर्वोच्च है। राज्य जब सर्वोच्च होगा तो उस पर कोई शासन करने वाली इकाई नहीं होगी। शासन करने वाली इकाई नहीं होगी, नियंत्रण नहीं होगा, यानी हर राज्य एक दूसरे से स्वतंत्र है और वही सर्वोच्च है, अपना सर्वे सर्वा है, जिसे संप्रभुता भी कहा जाता है, यानी हर राज्य संप्रभु है। अब चूंकि अराजकता है, राज्य ही सर्वोच्च है, तो इसका मतलब है कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्थापक नहीं है। व्यवस्था नहीं प्लस
व्यवस्थापक नहीं। राज्य सर्वोच्च है, दुनिया में कोई व्यवस्था है नहीं, और शक्ति सर्वोच्च है। यानी जिस राज्य, चूंकि कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए जिस राज्य के पास ज्यादा शक्ति है वो दूसरों से अपनी बात मनवाने में सफल हो पाएगा। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा मानना है यथार्थवादियों का। ये यथार्थवादियों की मूल मान्यता है। अब यहाँ कुछ स्कॉलर्स के व्यू भी आते हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। एक स्कॉलर हुए हैं, दो स्कॉलर हैं एक्चुअली, वुल्फ एंड कोलंबस। वुल्फ और कोलंबस ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको निर्धारित करने के दो मार्ग हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वुल्फ और कोलंबस के हिसाब से दो तरीके से निर्धारित किए जा सकते हैं। पहला तरीका है शक्ति से, और दूसरा तरीका है न्याय से। और ये दोनों कहते हैं कि दुनिया न्याय से नहीं चलती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध निर्धारित करने के दो तरीके हैं, शक्ति और न्याय, लेकिन दुनिया न्याय से नहीं चलती है, दुनिया शक्ति से चलती है। जिसके पास ज्यादा शक्ति होगी वही दुनिया में अपना प्रभुत्व जमाने में सफल हो पाएगा। दुनिया शक्ति से चलती है, ये मानना है वुल्फ एंड कोलंबस का। दो और स्कॉलर हुए, बेलिस एंड स्मिथ। ये भी इसी प्रकार की बात करते हैं, लेकिन चूंकि शब्दों का हेरफेर है, स्कॉलर के शब्द हैं, इसलिए हम ध्यान में रखना थोड़ा सा जरूरी है। बेलिस एंड स्मिथ। बेलिस एंड स्मिथ क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि यथार्थवाद की जो मूल मान्यता है, यथार्थवाद की मूल मान्यता को तीन शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। पूरे रियलिज्म को निर्धारित करने के लिए तीन शब्द हैं। पहला स्टैटिज्म, दूसरा सेल्फ हेल्प, ये हेल्प है, सेल्फ हेल्प, और तीसरा है सर्वाइवल। अब इनका मतलब समझते हैं। स्टैटिज्म का मतलब है कि राज्य ही सर्वोच्च है। वही बात यथार्थवादियों की मूल मान्यता, थोड़ा सा घुमा फिरा के शब्द अलग इस्तेमाल कर दिया। विश्व राज्य केंद्रित है, इसे नाम दिया उन्होंने स्टैटिज्म का। अब चूंकि विश्व राज्य केंद्रित है, इसलिए बेलिस एंड स्मिथ कहते हैं कि कोई भी आपकी रक्षा नहीं करेगा, आपको स्वयं की रक्षा करनी होगी। यानी आपके पास एक ही विकल्प बचता है, और वह विकल्प है आत्मरक्षा का। संयुक्त राष्ट्र संघ आपकी सहायता नहीं करेगा, यूरोपियन यूनियन आपकी सहायता नहीं करेगा, आपको अपनी सहायता खुद ही करनी होगी। उदाहरण के लिए देखें तो रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया छीन लिया, संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ नहीं कर पाया। तो ये संस्थाएं यथार्थवादियों के अनुसार बेकार की संस्थाएं हैं। क्या उपयोगिता है उसको हम दूसरे नजरिए से बाद में देखेंगे, लेकिन यथार्थवादी नजरिए से कोई भी वैश्विक संस्था किसी भी राष्ट्र को नहीं बचा सकती। राष्ट्र को बचाने का एक ही तरीका है, वो है खुद ही खुद की रक्षा करना।
और चूंकि खुद ही खुद की रक्षा करनी है, इसलिए सबसे बड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सर्वाइवल, यानी अपने अस्तित्व को बचाए रखना। यदि अस्तित्व ही नहीं रहेगा, अस्तित्व का मतलब क्या होता है? अस्तित्व का मतलब होता है भूभाग या ज्योग्राफिकल एरिया, यानी जो आपका ज्योग्राफिकल एरिया है वो आपका अस्तित्व है, उसको आपको बचा के रखना है। यदि उस पर किसी दूसरे राष्ट्र ने कब्जा कर लिया तो समूचा राष्ट्र खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। यानी सरल शब्दों में कहें तो जान है तो जहान है, यानी आपका अस्तित्व है तभी तक आप कुछ हैं, तभी तक आपके लिए दुनिया है। यदि आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो आपका जहान, दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए बेलिस एंड स्मिथ के शब्दों में दुनिया राज्य केंद्रित है, आत्मरक्षा आपका एकमात्र विकल्प है और अस्तित्व की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। ये थे यथार्थवाद की मूल मान्यताएं और वुल्फ, कोलंबस एंड बेलिस एंड स्मिथ के विचार। अब आगे चलते हैं और यथार्थवाद की जो पहली धारा आती है, जिसे हम कहते हैं शास्त्रीय यथार्थवाद या परंपरागत यथार्थवाद। परंपरागत यथार्थवाद, इस पर चलते हैं और परंपरागत यथार्थवाद क्या है इसकी व्याख्या करते हैं। परंपरागत यथार्थवाद का सबसे पहला जो व्यवस्थित विचारक था वो था मोर्गेनथाउ, 20वीं सदी में हुआ, 40 के दशक के आसपास। लेकिन उससे पहले भी कुछ विचारक रहे हैं जिनको कहा जाता है यथार्थवाद के पूर्ववर्ती, प्रीकर्सर्स ऑफ रियलिज्म। उनको भी जानना जरूरी हो जाता है। हालांकि इन विचारकों ने अपने विचार स्पष्टतया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में व्यक्त नहीं किए या यथार्थवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इनको वास्तविक यथार्थवादी नहीं माना जाता। वास्तविक यथार्थवादी, ये यथार्थवाद की धारा की शुरुआत जो है मोर्गेनथाउ से होती है, लेकिन कुछ यथार्थवाद के पूर्ववर्ती हैं जिन्हें प्रीकर्सर्स ऑफ प्रीकर्सर्स ऑफ रियलिज्म, यथार्थवाद के पूर्ववर्ती कहा जाता है। सॉरी। सबसे पहला नाम इसमें आता है, यथार्थवाद हो और चाणक्य का नाम नहीं आए तो ऐसा संभव नहीं है। तो सबसे पहला नाम चाणक्य का आता है। जब हमने विचारकों का अध्ययन किया था तो हमने चाणक्य का अध्ययन भी किया था भारतीय विचारकों की श्रेणी में, तो वहां से भी आप देख सकते हैं यहाँ क्या विचार हैं इनके, उनको हम थोड़ा सा संक्षेप में जान लेते हैं। तो चाणक्य कहते हैं चूंकि शक्ति जो है मूल केंद्रीय विषय है यथार्थवादियों का, और चाणक्य कहते हैं कि शक्ति प्राप्त करने के 4 तरीके हैं। शक्ति 4 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, और वो तरीके क्या क्या हैं? साम, दाम, भेद और दंड। ये इनका क्रम ऐसे ही रहेगा। साम यानी समझा बुझाकर किसी को अपने पक्ष में मोड़ लेना। दाम यानी कि पैसा देकर, धन देकर किसी को अपने पक्ष में मोड़ना। भेद यानी कि डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की नीति। भेद से या फूट के जरिए अपने पक्ष में परिस्थिति कर लेना। और सबसे अंतिम विकल्प आता है शक्ति प्रयोग या दंड का प्रयोग। तो ये 4 नीतियां चाणक्य ने बतलाई शक्ति प्राप्त करने के लिए। और चाणक्य ने कहा कि शक्ति प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास चतुर्ंगिणी सेना होनी चाहिए। सेना के 4 विंग। 4 विंग कौन कौन सी? पैदल सेना, घुड़सवार सेना,
हाथी सेना और रथों पे सवार सेना, क्योंकि उस समय नौसेना तो होती थी लेकिन युद्ध में भाग नहीं लेती थी, और वायुसेना तो होती ही नहीं थी। तो मूल रूप से चतुरंगी सेना पैदल, घुड़सवार, हाथी और रथ यही काम में लिए जाते थे। तो चाणक्य ने कहा कि राजा जो है चतुरंगिणी सेना से युक्त होना चाहिए। आगे हमने चाणक्य का मंडल सिद्धांत पढ़ा था। यहाँ मंडल सिद्धांत रिवाइज नहीं कर रहे, लेकिन उसका सार बता रहे हैं। मंडल सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का वर्णन करते हुए चाणक्य ने कहा कि दुश्मन, जो आपका जो शत्रु राष्ट्र है, उसका कोई शत्रु है, यानी दुश्मन का दुश्मन, आप दोनों के हित मिलते हैं। क्योंकि आपका दुश्मन एक है, उसको पराजित करना आपका दोनों का हित है, इसलिए दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, और दुश्मन का दोस्त शत्रु राष्ट्र का जो मित्र है वह भी शत्रु ही होता है, दुश्मन ही होता है। ठीक। और तीसरी बात, दोस्त का दोस्त, मित्र का मित्र, मित्र का मित्र भी मित्र की श्रेणी में आएगा। यानी इस प्रकार से संबंधों की परिभाषा चाणक्य दे रहे हैं। ये सभी बातें इन्होंने जिस पुस्तक में लिखी हैं उसका नाम है अर्थशास्त्र। इसमें इन्होंने शासन कला के भी विचार दिए हैं, सभी प्रकार के विचार दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में ये विचार थे चाणक्य के। ठीक। अब दूसरे विचारक की बात करते हैं। यथार्थवाद के पूर्ववर्ती ही अभी हम बात कर रहे हैं। इसमें दूसरे विचारक हैं, एक यूनानी विचारक थे जिनका नाम था थ्यूसिडाइड्स। थ्यूसिडाइड्स ने एक पुस्तक लिखी और इनकी पुस्तक का नाम था पेलोपोनेशियन वार। इस पुस्तक में थ्यूसिडाइड्स एक युद्ध का वर्णन करते हैं। थ्यूसिडाइड्स दो यूनानी नगर राज्यों के बीच युद्ध का वर्णन करते हैं। एक राज्य जिसका नाम था स्पार्टा और दूसरा राज्य था जिसका नाम था मेलोन। इनकी परिस्थितियों का वर्णन करते हुए वो बतलाते हैं कि स्पार्टा में जिस चीज को केंद्रीय महत्व दिया जाता था वो थी पावर या शक्ति। शक्ति को राष्ट्रीय हित का पर्याय माना जाता था और स्पार्टावासी अपने हित या राष्ट्रीय हित की बात अधिक करते थे। राष्ट्रीय हित उनका केंद्रीय महत्व वाला बिंदु होता था। स्पार्टा की सैन्य क्षमता बहुत अधिक विकसित थी। यहाँ यदि हम मेलोन की बात करें तो मेलोनवासी शक्ति की बजाय न्याय को प्राथमिकता देते थे, जस्टिस को प्राथमिकता देते थे। ये राष्ट्रीय हितों की बजाय पीस, शांति के पुजारी थे और सैन्य क्षमता को बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं दिया इन्होंने, और ये सैन्य रूप से कमजोर थे। इसका परिणाम क्या होगा आप समझ पा रहे होंगे। स्पार्टा ने मेलोन को अपने में शामिल करने का बात कही। मेलोन ने इनकार किया कि नहीं, ये नीति नियमों के विरुद्ध है, नैतिकता के विरुद्ध है। दोनों में युद्ध हुआ और स्पार्टा विजयी हुआ। नैतिकता की दृष्टि से देखा जाए तो स्पार्टावासी गलत थे, लेकिन थ्यूसिडाइड्स कहते हैं कि जिसके पास शक्ति है वहीं उसी की बात मानी जाएगी, उसी की नैतिकता की परिभाषा मानी जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि राष्ट्रीय हित को बढ़ावा दिया जाए, शक्ति बढ़ाई जाए, सैन्य क्षमता बढ़ाई जाए।
यदि आप न्याय की बात करते रहेंगे, शांति की बात करते रहेंगे, सैन्य क्षमता पर कोई ध्यान नहीं देंगे, तो आपका हश्र मैलून जैसा होगा। ठीक, ये थी थ्यूसिडाइड्स। तीसरा और महत्वपूर्ण नाम आता है प्रीकर्सर्स ऑफ रियलिज्म में मैकियावली। मैकियावली भी हम राजनीतिक विचारकों में पढ़ चुके हैं, लेकिन उनके अंतर्राष्ट्रीय पक्ष को थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करते हैं। मैकियावली ने पुस्तक लिखी प्रिंस में वो राजा के या राजकुमार के गुणों का वर्णन करते हैं, उसे कैसा होना चाहिए वो बताते हैं। यहाँ वो बात करते हैं शक्तिशाली राजा की। मैकियावली के समय में इटली, चूंकि इटली के विचारक थे मैकियावली, और उस समय इटली जो है पड़ोसी राज्यों से के आक्रमणों से त्रस्त था। फ्रांस, स्पेन इत्यादि जो आसपास शक्तिशाली राजा थे वो आक्रमण करते रहते थे इटली पर। इसलिए मैकियावली कहते हैं कि इटली के लिए जरूरी है कि राजा शक्तिशाली होना चाहिए, वही जो है इटली की सुरक्षा कर पाएगा। इटली बिखरा हुआ भी था, इटली को एक करने का भी इन्होंने विचार दिया। शक्तिशाली राजा की ये बात करते हैं। फिर आगे ये कहते हैं कि राजा के लिए जो चीज जरूरी है वो है आर्ट ऑफ वार, यानी युद्ध की कला। ये कहते हैं कि राजा को युद्ध कला में निपुण होना चाहिए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वह दर्शन शास्त्र का, फिलोसफी का ज्ञाता हो। फिलोसफी राज्य को नहीं बचाएगी, बल्कि राज्य को युद्ध की कला बचाएगी। इसलिए फिलोसफी का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, युद्ध की कला में राजा को निपुण होना चाहिए या राजकुमार को निपुण होना चाहिए। फिर आगे मैकियावली कहते हैं कि प्रत्येक राज्य हमारा संभावित शत्रु है। भले ही वह आज हमारे साथ है, मित्रवत व्यवहार कर रहा है, लेकिन भविष्य में संभावना है कि वह हमारे ऊपर आक्रमण करे। इसलिए शक्ति अर्जन करना बहुत जरूरी है। उस समय इटली में एक प्रचलन यह भी था कि राजा अपनी स्वयं की सेना नहीं रखते थे, जमींदारों के या जो नीचे सामंत होते थे उन पर निर्भर करते थे। लेकिन मैकियावली कहते हैं कि सेना राजा की अपनी होनी चाहिए, यानी भाड़े के सैनिकों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। राजा को एक नियमित सेना रखनी चाहिए, उसकी खुद की सेना रखनी चाहिए और उसी के भरोसे पर युद्ध लड़ना चाहिए। ये थे मैकियावली के विचार। एक और प्रमुख विचारक आते हैं, यथार्थवाद के पूर्ववर्तियों की बात हम कर रहे हैं, और चौथे विचारक हॉब्स। यथार्थवाद की मूल मान्यताओं की तरह हॉब्स भी मानते हैं कि व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह शक्ति का अर्जन करे, वह यश या कीर्ति का अर्जन करे, और साथ ही साथ यश और कीर्ति का अर्जन करे। ठीक है, शक्ति, यश, कीर्ति कमाना व्यक्ति की इच्छा होती है। ये कहते हैं कि व्यक्ति स्वार्थी होता है। ये भी यथार्थवादियों की मूल मान्यता है। चूंकि व्यक्ति स्वार्थी होता है, इसलिए होब्स कहता है कि राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि राजा शक्तिशाली होना चाहिए। शक्तिशाली राजा ही राज्य के हितों का संवर्धन कर सकता है। और होब्स तो यहां तक कहते हैं कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है।
ईश्वर का अवतार है। किंग इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये होब्स का मानना था। यानी वो भी शक्ति की बात कर रहे हैं, कीर्ति की बात कर रहे हैं, मनुष्य को स्वार्थी बता रहे हैं। यहाँ एक और नाम भी आता है, हालांकि उनको हम उदारवादी विचारकों की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पक्ष जब हम देखते हैं तो रूसों को भी यथार्थवाद के पूर्ववर्तियों में शामिल किया जाता है। राज्य की राजनीति के विषय में उनके विचार उदारवादियों की श्रेणी में आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस विषय में उनके विचार यथार्थवादियों की श्रेणी में आते हैं। तो दोनों पुट उनके विचारों में दिखाई देते हैं। रूसो कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है राज्य की सुरक्षा। राज्य की सुरक्षा को रूसो सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और कहते हैं कि राज्य की सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। फिर आगे ये कहते हैं कि राज्य की सुरक्षा के लिए जो बेहतर शासन पद्धति है वह लोकतंत्र है। यानी लोकतंत्र से राज्य की सुरक्षा, मूल उद्देश्य उनका राज्य की सुरक्षा है, लोकतंत्र उसको एक साधन के रूप में ये बतला रहे हैं। आगे ये कहते हैं कि राज्य संप्रभु है। संप्रभु का मतलब कि उसके ऊपर कोई और नहीं है। संप्रभु है, सर्वशक्तिमान है, कोई भी शक्ति राज्य से ऊपर नहीं है, किसी की बातें राज्य नहीं मानता, वह अपने आप में सुप्रीम है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऐसा रूसो का मानना था। तो ये हुए यथार्थवाद के पूर्ववर्ती। इनमें हमने देखा चाणक्य को, हमने देखा थ्यूसिडाइड्स को, मैकियावेली को और होब्स तथा रूसो को। इसके बाद मॉर्गनथाउ का यथार्थवाद आता है, मॉर्गनथाउ के विचार आते हैं। तो हम अध्ययन करेंगे यथार्थवाद के प्रतिनिधि विचारक, यथार्थवाद को एक धारा के रूप में स्थापित करने वाले सर्वप्रथम सिद्धांतक पक्ष यथार्थवाद का जिन्होंने रखा वो थे मॉर्गनथाउ। मॉर्गनथाउ की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। यदि हम इनके समय की बात करें तो ये पुस्तक लगभग 40 के दशक में लिखी गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के आसपास। उससे कुछ समय पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। यथार्थवाद की पूर्ण पराकाष्ठा वाला माहौल था वो, और वहां पर मॉर्गनथाउ के विचार विकसित होते हैं। यहाँ वो आलोचना करते हैं उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने जो 14 सूत्री आदर्शवादी कार्यक्रम दिया था प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, वुडरो विल्सन ने, उसकी भी आलोचना ये करते हैं और अपनी इस पुस्तक में ये यथार्थवाद का प्रतिपादन करते हैं। इस प्रतिपादन में ये मूल रूप से 6 बातें करते हैं, 6 सिद्धांत देते हैं। 6 मूल सिद्धांत मॉर्गनथाउ के। सबसे पहली बात, मॉर्गनथाउ कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल आधार या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार है मानव का वस्तुनिष्ठ स्वभाव, ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। जब हम वस्तुनिष्ठ स्वभाव कहते हैं या ऑब्जेक्टिव बिहेवियर कहते हैं तो हमारा मतलब होता है
कि मानव का एक ही स्वभाव है, कोई दूसरा स्वभाव नहीं है। और वस्तुनिष्ठ स्वभाव कौन सा स्वभाव है? तो मोर्गेनथाउ के अनुसार स्वार्थी होना, लालची होना, शक्ति प्राप्त करने की इच्छा होना, यही मनुष्य का मूल स्वभाव है। ये एक स्वभाव है मनुष्य का, इसके अलावा और कोई दूसरा स्वभाव मनुष्य का नहीं होता। ये पहली मान्यता है मोर्गेनथाउ की। दूसरी बात, मोर्गेनथाउ कहते हैं कि व्यक्ति ही विराट स्वरूप में राष्ट्र का, समाज का रूप धारण करता है। इसलिए चूंकि व्यक्ति स्वार्थी, लालची और शक्ति प्राप्त करने का इच्छुक है, यानी अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है, इसलिए प्रत्येक राज्य का मूल उद्देश्य क्या है? प्रत्येक राज्य का मूल उद्देश्य है राष्ट्रीय हितों को पूरा करना। प्रत्येक राज्य का मूल उद्देश्य है किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण राष्ट्रीय हित पूरे होने चाहिए। यही प्रत्येक राज्य का विषय है। अब यहां मोर्गेनथाउ राष्ट्रीय हितों में राज्य की शासन प्रणाली कैसी है, क्या वह लोकतांत्रिक है या लोकतांत्रिक नहीं है, इस बात को शामिल नहीं करते। उसकी प्रणाली को शामिल नहीं करते और विचारधारा को भी राष्ट्रीय हित में शामिल नहीं करते। वो कहते हैं कि इन बातों से राष्ट्रीय हित निर्धारित नहीं होता कि आपकी शासन प्रणाली कैसी है, आपकी विचारधारा कैसी है, बल्कि राष्ट्रीय हित एक अलग धारणा है। और राष्ट्रीय हित का मतलब वो क्या बताते हैं? राष्ट्रीय हित को कहते हैं मोर्गेनथाउ कि राष्ट्रीय हित शक्ति का पर्याय है। राष्ट्रीय हित का मतलब है ज्यादा से ज्यादा शक्ति अर्जन। जिस काम से अधिक शक्ति प्राप्त होती है वही उस राष्ट्र का हित है। लेकिन यहां फिर ये सावधान करते हैं कि राष्ट्र हित का संवर्धन कैसे होना चाहिए। तो राष्ट्र हित का संवर्धन क्षमता के अनुसार ही होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि भारत बिना सोचे समझे, परिणाम की चिंता किए बिना और चीन पर आक्रमण कर दे। हमें अपनी क्षमताओं का आकलन पहले करना चाहिए, उसके बाद ही किसी टेरिटरी को पाने के लिए या किसी अन्य मकसद को पाने के लिए, किसी दूसरे राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए दूसरे राष्ट्र से उलझना चाहिए, उससे संघर्ष करना चाहिए। पहले अपनी क्षमताओं का आकलन होना चाहिए। अब यहां हम कह रहे हैं कि शासन प्रणाली या विचारधारा का कोई लेना देना नहीं होता राष्ट्रीय हित से। इसको आप इस हिसाब से समझें कि भारत की जो विचारधारा है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, सऊदी अरब से, यूएई से मिलती जुलती नहीं है। वो इस्लामिक कंट्री है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में लोकतांत्रिक शासन है, वहां एक व्यक्ति का शासन है, लेकिन फिर भी दोनों में सहयोग है। इसका कारण है कि यूएई सऊदी अरब को अपना तेल बेचना है, भारत को तेल खरीदना है, भारत को अपने प्रवासी मजदूर वहां भेजने हैं। दोनों के हितों का संवर्धन हो रहा है। इसमें शासन प्रणाली से, विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है, लोकतंत्र वहां अधिक सफल है नहीं। सऊदी अरब भी इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान पर हमने हमला किया, उसका उस समय इन्होंने पक्ष नहीं लिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय सऊदी अरब, यूएई ने पाकिस्तान का पक्ष नहीं लिया, उन्होंने भारत के पक्ष में बोला। कारण उनका राष्ट्रीय हित। यानी सही शब्दों में कहें तो कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम नहीं करता।
ये ही मोर्गनथाउ का मानना है। हम राष्ट्रीय हितों की ओर आगे व्याख्या कर रहे हैं। तो मोर्गनथाउ कहते हैं कि राष्ट्रीय हित शक्ति का पर्याय होते हैं, शक्ति अर्जन ही राष्ट्रीय हित का वर्धन है। लेकिन राष्ट्रीय हित अपनी क्षमता के हिसाब से ही होना चाहिए, बूते से बाहर जाकर के हित पूर्ति नहीं करनी चाहिए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। अब वो राष्ट्रीय हितों का एक विभाजन भी करते हैं। मोर्गनथाउ कहते हैं कि हित दो प्रकार के होते हैं। दो क्या, कौन कौन से प्रकार? तो पहले हैं केंद्रीय, या हम कह सकते हैं कोर नेशनल इंटरेस्ट, और दूसरे हैं सहायक या सब्सिडरी। सब्सिडियरी। कोर नेशनल इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ कि ऐसे हित जिनसे किसी भी कीमत पर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता, यानी हर परिस्थिति में हमें उनकी रक्षा करनी ही है। जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी चीन यदि भारत की टेरिटरी को छीनना चाहता है तो उस बात से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और हमारे सैनिक बदले में कार्रवाई करेंगे, भले ही वो डोकलाम हो या जो हालिया विवाद लद्दाख का हुआ वो हो। इस चीज से कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन एक होता है सब्सिडियरी, सहायक राष्ट्रीय हित, और इनसे समझौता हो सकता है, इन पर हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। समझौता हो सकता है का मतलब कि अगर इनकी पूर्ति ना भी हो तो चलेगा, लेकिन कोर नेशनल इंटरेस्ट तो हर हाल में पूरे होने चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखें तो भारत और चीन में भारत व्यापार घाटे में रहता है, लेकिन फिर भी हम चीन के साथ व्यापार करते हैं। हमने व्यापार बंद नहीं किया क्योंकि ये सहायक राष्ट्रीय हित है। अगर पूर्ति नहीं होती तो चिंता की बात नहीं, लेकिन यदि टेरिटरी छीनने की, भूभाग छीनने की चीन कोशिश करता है तो हम उसे कड़ा जवाब देंगे। तो ये हुआ एक विभाजन हितों का। एक दूसरा विभाजन भी यहां आता है। दूसरा विभाजन होता है, हितों को हम विभाजित करते हैं राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय। उपराष्ट्रीय या क्षेत्रीय, इसे क्षेत्रीय हित भी कहा जाता है। इसको भी यदि हम उदाहरण के जरिए देखें, ये नेशनल पूरे राष्ट्र का हित है। इसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा को रख सकते हैं, ठीक है। यदि हम उपराष्ट्रीय हित की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच वार्ता चली, तिस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर के भारत सरकार सहमत भी हो गई, लेकिन उसके बदले में हमने क्या चाहा? हमने चाहा कि हमें कोलकाता से अगरतला तक पारगमन मार्ग दे दिया जाए। बांग्लादेश सरकार उस पर भी सहमत हो गई। यह उदाहरण है क्षेत्रीय हित का। लेकिन फिर उसमें हालांकि अड़चने आई और दीदी जो है ममता बनर्जी, उनके कारण ये जो है बात नहीं बन पाई। लेकिन हम यहाँ सिर्फ उदाहरण के रूप में हम देख रहे हैं। तो तिस्ता जल बंटवारा जो है एक क्षेत्रीय हित का उदाहरण है, जिसमें हमें पारगमन मार्ग मिलेगा कोलकाता से अगरतला तक। हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर से घूम के नहीं जाना पड़ेगा और सीधा कोलकाता से 300 किलोमीटर सड़क के रास्ते से बांग्लादेश होते हुए हम सीधे अगरतला त्रिपुरा पहुंच जाएंगे। ठीक, ये हित की परिभाषाएं हुई। यानी अभी तक हमने जो देखा, मोर्गेनथाउ की मूल मान्यताएं। पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल आधार मानव का वस्तुनिष्ठ स्वभाव, मानव स्वार्थी लालची है। दूसरी बात, राज्य का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय हित। फिर राष्ट्रीय हित के बारे में हमने बात की, राष्ट्रीय हित का विभाजन बताया। तीसरी बात आती है
मोर्गेनथाउ कहते हैं कि राष्ट्रीय हित हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। राष्ट्रीय हित डायनामिक होते हैं, ये गतिशील होते हैं, वक्त के साथ बदलते रहते हैं। यानी कि एक समय में भारत और रूस बहुत तगड़ी दोस्ती थी, अच्छी दोस्ती थी सोवियत संघ के ज़माने तक। लेकिन फिर सोवियत संघ के या उसके परवर्ती रूस के राष्ट्रीय हित अलग हो गए, थोड़ी बहुत कटुता संबंधों में आई और भारत का ज़्यादा झुकाव अमेरिका की तरफ हो गया। यानी रूस से हित पूर्ति की बजाय अमेरिका की तरफ हमारा ज़्यादा झुकाव हो गया, क्योंकि रूस से हमारा ज़्यादातर आयात निर्यात हथियारों का होता था, ज़्यादातर व्यापार। लेकिन दूसरे व्यापार की भी हमें ज़रूरत है। रूस में हम इतना निर्यात नहीं कर सकते जितनी, क्योंकि रूस की जनसंख्या बहुत कम है। अमेरिका की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ हमारी चीज़ों का कंजम्पशन, उपभोग संभव है। अमेरिका के साथ व्यापार कर सकते हैं हम, व्यापार का मुनाफा हमें ज़्यादा होता है, व्यापार में अमेरिका को घाटा उठाना पड़ता है क्योंकि हम ज़्यादा निर्यात करते हैं। तो यहाँ हमारे राष्ट्रीय हित सोवियत संघ से शिफ्ट होकर के और अमेरिका की तरफ चले गए। वहीं दूसरी ओर देखें तो सोवियत संघ की पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन रूस और पाकिस्तान के बीच संबंध विकसित हो रहे हैं, सैन्य अभ्यास तक की नौबत आ गई। पहले यदि हम देखें तो भारत और नेपाल के राष्ट्रीय हित एक ही जैसे थे। भारत ही जो है नेपाल का कर्ता धर्ता था, दूसरे देशों के साथ उसके संबंध ना के बराबर थे। जब से वहां सरकार बदली, राजशाही खत्म हुई, साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, तो नेपाल की नजदीकियां जो है चीन के साम्यवादी शासन के साथ बढ़ रही हैं। इसी प्रकार के बदलाव हम देखते रहते हैं। तो कहने का मतलब कि राष्ट्रीय हित गतिशील होते हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं। ठीक। चौथी बात, मोर्गेनथाउ कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र की जो विदेश नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसका संचालन सिर्फ और सिर्फ नैतिक सिद्धांतों से नहीं होना चाहिए। मोर्गेनथाउ कह रहे हैं कि नैतिकता से विदेश नीति का संचालन नहीं होना चाहिए, बल्कि तर्क और विवेक से विदेश नीति संचालित की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि विदेश नीति का मूल मकसद क्या है, विदेश नीति का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय हित। और यदि नैतिकता से राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं होती है तो यह जरूरी नहीं है कि हम नैतिक बने रहें, बल्कि हमें उस काम को करना चाहिए, उस संबंध को बढ़ाना चाहिए जिससे हमारे राष्ट्रीय हित पूरे होते हों। यहाँ एक चीज को ध्यान देना जरूरी है कि हम कह रहे हैं कि नैतिकता से संचालन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब नैतिकता का विरोध करना नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं, या मोर्गेनथाउ ये नहीं कह रहा है कि आप नैतिकता का विरोध करो, बल्कि वो सिर्फ इतना कह रहा है कि आप नैतिकता से निरपेक्ष रहें। यानी यहाँ 3 शब्द आते हैं। 3 शब्द कौन से आते हैं? एक होता है मोरल, एक होता है इमोरल, एक आता है अमोरल। मोरल यानी नैतिक, इमोरल अनैतिक, हर परिस्थिति में नैतिकता के विरुद्ध, और अमोरल यानी नैतिकता से तटस्थ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि नैतिक हो रहा है या नहीं, हमारा हित संवर्धन होना चाहिए। इसलिए मोर्गेनथाउ का ये जो विचार है यह इमोरल नहीं है, अमोरल है, नैतिकता से तटस्थ है। ठीक, ये बात समझ आ गई होगी। नैतिकता से तटस्थ है, नैतिकता का विरोध नहीं है, यानी नैतिकता को
सेकेंडरी बना दिया जाता है, नैतिकता को द्वितीयक बना दिया जाता है। ठीक। अब यदि हम एक राज्य की दृष्टि से देखें, राज्य के लिए नैतिकता क्या है, तो ये एक राज्य है, एक तरफ नैतिकता है और एक तरफ है शक्ति संवर्धन या पावर। तो राज्य के लिए नैतिकता में क्या चीजें आएंगी? नैतिकता में आएगा न्याय, नैतिकता में हम बात करेंगे कि समानता की, सभी राष्ट्रों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। नैतिकता में हम बात करेंगे मानवाधिकारों की, यानी भले ही हमारा मित्र राष्ट्र हो, लेकिन अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हम यदि नैतिकता का पालन करते हैं तो उसका विरोध करेंगे। लेकिन यदि पावर की बात आती है तो यहां बात आती है राष्ट्रीय हितों की और बाकी सारी चीजें गौण हो जाती हैं। अब इसको उदाहरण के जरिए समझते हैं। यदि मानवाधिकारों के विरोध से राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती है तो वह चीज गलत नहीं है, यानी हमें मानवाधिकारों के उल्लंघन का विरोध करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, अमेरिका इजराइल द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन का विरोध नहीं करता, लेकिन वही अमेरिका चीन द्वारा उइगर मुसलमानों का या हांगकांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात करता है। भारत ने आलोचना नहीं की रूस की, कब? जब रूस ने यूक्रेन की पर हमला करके क्रीमिया छीन लिया, क्योंकि रूस हमारा मित्र राष्ट्र है। जबकि भारत ने आलोचना की तुर्की की, जब तुर्की ने सीरिया पर हमला किया। या भारत आलोचना करता है पाकिस्तान की, जब पाकिस्तान बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। तो यदि यहां मॉर्गनथाउ कह रहे हैं कि यदि नैतिकता बुरी चीज नहीं है, यदि नैतिकता से राष्ट्रीय हित पूरे हो रहे हैं तो आप नैतिकता को राष्ट्रीय हित पूरा करने का साधन बना सकते हैं। लेकिन यदि नैतिकता के पालन से राष्ट्रीय हितों को नुकसान हो रहा है तो हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम नैतिकता के रास्ते पर चलें। हमें नैतिकता से निरपेक्ष होना चाहिए, यानी विदेश नीति नैतिकता से नहीं बल्कि विवेक से संचालित होनी चाहिए। यही कहना है मॉर्गनथाउ का। यानी वो कह रहे हैं कि राज्य के जो काम है, मॉर्गनथाउ कह रहे हैं कि राज्य के कामों का नैतिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। नैतिकता का मानदंड राज्य पर लागू नहीं होता, खास करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, और राज्य को वही काम करना चाहिए जिससे राष्ट्रीय हित को बढ़ावा मिले। मॉर्गनथाउ ने बल दिया राजनीति और नैतिकता के विभाजन पर। यही बात हमने जब मैकियावली पढ़ा था वहां भी राजनीति और नैतिकता, प्रशासन नैतिकता के द्विविभाजन की बात आई थी। यही बात मॉर्गनथाउ भी कहता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में। वो कहता है कि राजनीति और नैतिकता का विभाजन होना चाहिए, यानी नैतिकता अलग चीज है, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अलग चीज है। तो ये थी चौथी अवधारणा जिसमें मॉर्गनथाउ कहते हैं कि विदेश नीति नैतिकता से नहीं बल्कि विवेक से संचालित होनी चाहिए। पांचवी बात करते हैं। 6 मूल बिंदु थे मॉर्गनथाउ के विचारों के, 4 हम पढ़ चुके हैं। पांचवी बात है, मॉर्गनथाउ कह रहे हैं कि विदेश नीति में हमें यूनिवर्सल चीजों से, सार्वभौमिक सरोकारों की बात नहीं करनी चाहिए। यहां भी वही नैतिकता की बात आती है, सार्वभौमिक सरोकारों की बात
नहीं करनी चाहिए कि ये देश, सभी देश इसका पालन करेंगे, बल्कि हमें बात करनी चाहिए राष्ट्रीय हितों की। हमें किसकी बात करनी चाहिए? बल्कि हमें अपने हित बढ़ाने चाहिए। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। विल्सन ने एक अपना 14 सूत्री कार्यक्रम दिया, और आपने यदि विश्व इतिहास पढ़ा है तो आपको याद होगा कि संयुक्त राष्ट्र का जो पूर्ववर्ती था राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस, उसकी स्थापना हुई ताकि विश्व में दोबारा इस प्रकार के विनाशकारी युद्धों की पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन हुआ क्या? मुसोलिनी और हिटलर पैदा हो गए। क्यों पैदा हुए? क्योंकि उनका राष्ट्रीय हित अलग था। जो नैतिक बातें विल्सन ने की थी उसको किसी ने नहीं माना। सबने क्या किया कि अपने राष्ट्रीय हित को ही बढ़ावा दिया, और उसका परिणाम हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। इसलिए मोर्गेनथाउ कहते हैं कि राजनीति में यदि आप कोई सार्वभौमिक सरोकार, इस प्रकार का 14 सूत्री जैसा कार्यक्रम बनाते हैं सभी के लिए कि सभी लोग इस प्रकार से व्यवहार करेंगे। इस कार्यक्रम में विल्सन ने क्या कहा था कि कोई गुप्त वार्ताएं नहीं होंगी, एक देश दूसरे देश से युद्ध नहीं करेगा, हम सब मिलजुल कर रहेंगे, शांति से रहेंगे, इस प्रकार की बातें की गई थी। लेकिन किसी ने नहीं माना। जर्मनी, जापान, इटली, सबने अपने अपने तरीके से काम किया और नतीजा द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। इसलिए वुडरो विल्सन के अनुसार सार्वभौमिक सरोकारों के बजाय अपने हित पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अंतिम सिद्धांत, छठी बात मोर्गेनथाउ की। मोर्गेनथाउ कहते हैं कि राजनीति एक स्वायत्त गतिविधि है। स्वायत्त गतिविधि है। स्वायत्त गतिविधि का मतलब क्या हुआ? स्वायत्त गतिविधि है, क्यों है? क्योंकि मोर्गेनथाउ कहते हैं कि राजनीति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पॉलिटिक्स। और बाकी सारी चीजें इसके नीचे आते हैं। राजनीति किसी से प्रभावित नहीं होती। राजनीति किसी से भी, किसी दूसरी चीज से, अर्थव्यवस्था से, नैतिकता से, इन सब से प्रभावित नहीं होती है, बल्कि उनको प्रभावित करती है। ठीक है, यानी विल्सन कह रहे हैं कि यदि हम राजनीति को देखें तो ये किस किस को प्रभावित करती है? राजनीति प्रभावित करती है अर्थव्यवस्था को, राजनीति प्रभावित करती है नैतिकता को, और राजनीति प्रभावित करती है कानून को। ठीक, इसको यदि हम उदाहरण के जरिए समझें तो भारत चीन का हालिया विवाद है। भारत और चीन का व्यापार तो बहुत अच्छे से चल रहा है और करीब 80-85 बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है, लेकिन क्या उसकी वजह से जो विवाद है वह हल हो पाया है? क्या अर्थव्यवस्था ने राजनीति को प्रभावित किया है? उल्टा उसका हुआ कि जब हालिया विवाद आया तो चीन विरोधी बातें होने लगी और व्यापार प्रभावित हो रहा है, व्यापार धीरे धीरे कम किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है राजनीतिक कारणों से। नैतिकता की यदि हम बात करें तो अमेरिका विरोध करता है उइगर मुसलमानों के मानवाधिकार उल्लंघन का। अमेरिका विरोध करता है तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन का। वो विरोध नहीं करता
खुद के द्वारा ग्वांतानामो बे जेल में जो यातनाएं कैदियों को दी गई, अमेरिका खुले तौर पर पाकिस्तान में बलूचिस्तान में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन की भी बात नहीं करता, क्योंकि कुछ हद तक पाकिस्तान के साथ भी उसके संबंध अच्छे हैं, लेकिन वो चीन के साथ उसके संबंध ठीक नहीं हैं। अमेरिका इजराइल का नैतिकता के आधार पर विरोध नहीं करता है, क्योंकि इजराइल उसका दोस्त है। सऊदी अरब का विरोध नहीं करता। तीसरा पक्ष, यदि कानून की बात करें तो आप सभी देख रहे हैं कुलभूषण जाधव का मामला। कानून के हिसाब से देखें तो कुलभूषण जाधव को आसानी से काउंसलर एक्सेस दे देना चाहिए भारतीय पक्ष को, लेकिन कितनी आनाकानी हमें झेलनी पड़ रही है पाकिस्तान की तरफ से, और बड़ी मुश्किल से वह राजी होता है। तो कभी शीशे की दीवार लगा देता है बीच में, कभी और पाकिस्तान के अधिकारी साथ में बिठा देता है, ढंग से बात नहीं करने देता। तो कानून भी जो है प्रभावित नहीं कर पाता राजनीति को, उल्टे राजनीति कानून को प्रभावित करती है। यानी अपने हित के लिए जो कानूनन सही बात है काउंसलर एक्सेस देने की, उसको भी नकार रहा है पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कह दिया है कि काउंसलर एक्सेस दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान नहीं मान रहा। तो ये था 6 अवधारणाएं। दोबारा एक बार आपको दिखाते हैं। पहली बात, राजनीति का मूल आधार है मानव का वस्तुनिष्ठ स्वभाव। दूसरी बात, राज्य का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय हित। तीसरी बात, राष्ट्रीय हित हमेशा बदलते रहते हैं। चौथी बात, विदेश नीति नैतिकता से संचालित नहीं होनी चाहिए, विवेक से संचालित होनी चाहिए। पांचवी बात, विदेश नीति हितों से संचालित होनी चाहिए, सार्वभौमिक नैतिकता की बात उसमें नहीं होनी चाहिए। और छठी और अंतिम बात, राजनीति स्वायत्त गतिविधि है, सब पर डोमिनेंस रखती है, किसी और से प्रभावित नहीं होती, सबको प्रभावित करती है। ये था मॉर्गनथाउ का यथार्थवाद। अब यथार्थवाद में एक और डेवलपमेंट होता है, और अगली जो कड़ी आती है उसका नाम है नव यथार्थवाद। नव यथार्थवाद, या इसी को कहा जाता है संरचनात्मक यथार्थवाद। जो शास्त्रीय यथार्थवाद था, परंपरागत यथार्थवाद था, उसके प्रतिपादक थे, सिस्टमेटिक जो थिंकर थे वो थे मॉर्गनथाउ। इस विचारधारा के प्रतिपादक जो हैं वो हैं कीनथ वोल्ट, कीनथ वोल्ट्स या कीनथ वोल्ट। किस किताब में? तो इनकी किताब है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फिर किस समय ये अपने विचार दे रहे हैं, संदर्भ क्या था विचारों का? मॉर्गनथाउ ने जब अपने विचार दिए थे तो वो समय था द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का काल। और कीनथ वोल्ट जब अपने विचार दे रहे हैं तो वह समय है शीत युद्ध का समय, शीत युद्ध के बीच का, या कहें कि शीत युद्ध, नया शीत युद्ध शुरू हो चुका था। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया था, शीत युद्ध का एक नया दौर शुरू हो गया था। तो इनका जो संदर्भ है वो कोल्ड वॉर का संदर्भ है, इस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, उस समय में यानी 1975 के आसपास अमेरिका में एक विचारधारा का प्रभाव बढ़ रहा था, वह विचारधारा थी व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का प्रभाव बढ़ रहा था। व्यवहारवाद में क्या होता है? व्यवहारवाद में बल दिया जाता है किसी भी विषय के वैज्ञानिक अध्ययन पर। वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब कि अपनी मान्यताएं अधिक महत्व नहीं रखती, बल्कि
अनुसंधानों से या परीक्षणों से क्या मिलता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, प्रयोगों से क्या प्रमाणित होता है। यानी व्यवहारवाद किसी भी विषय के वैज्ञानिक अध्ययन की बात करता है और व्यवहारवाद तथ्यों की बात करता है, फैक्ट्स, ना कि मूल्यों की। यानी ये मूल्यों की बात नहीं करता, तथ्यों की बात करता है, फैक्ट्स की बात करता है, वैल्यूज की बात नहीं करता। कीनेथ वाल्स का जो यथार्थवाद है ये अंतर्राष्ट्रीय संरचना को आधार बना करके और अपने विचार व्यक्त करता है, इसलिए इसे संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहा गया। और इस संरचना की जो मूल इकाई कीनेथ वाल्ट मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल तत्व है। कीनेथ वाल्ट कहते हैं कि मूल तत्व है राज्य या स्टेट। ठीक, इसके आगे वो कहते हैं कि स्टेट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल तत्व है, लेकिन प्रत्येक राज्य की जो क्षमता है, उसकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो अलग अलग है। राज्य की क्षमता अलग अलग है। और जब क्षमता की बात कीनेथ वाल्ट करते हैं तो यहां मॉर्गेनथाउ क्षमता में, या जो शास्त्रीय उदारवादी थे, शास्त्रीय यथार्थवादी थे, वो क्षमता में सिर्फ सैन्य क्षमता को शामिल करते हैं, जबकि कीनेथ वाल्ट सैन्य क्षमता तो शामिल करते हैं ही, सैन्य क्षमता के साथ वो देश आर्थिक रूप से कितना सबल शक्तिशाली है, वहां प्रशासन कैसा है, यानी और सभी फैक्टर जो है वो भी शामिल करते हैं। सभी प्रकार, यानी सैन्य क्षमता हार्ड पावर के साथ साथ ये जो सॉफ्ट पावर है इसकी भी बात वो कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि सभी की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि चूंकि विश्व में राज्य सर्वोच्च है, मूल इकाई राज्य है, और यही मूल इकाई जो है वो सर्वोच्च है खास करके। और इन सर्वोच्च इकाइयों में भी कौन सर्वोच्च है? जो शक्तिशाली राज्य है, शक्ति संपन्न राज्य है। और यहाँ शक्ति का अर्थ थोड़ा बदल गया है मॉर्गेनथाउ की बजाय। शक्ति में सभी प्रकार की क्षमताएं ये शामिल कर रहे हैं, आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, सभी क्षमताएं। कहते हैं राज्य सर्वोच्च है, खास करके शक्तिशाली राज्य ही सर्वोच्च है, और राज्य पर कोई नियंत्रणकारी इकाई नहीं है, किसी का कंट्रोल राज्य पर नहीं होता है, उससे ऊपर कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है, नियंत्रणकारी शक्ति नहीं है। अब चूंकि किसी का नियंत्रण नहीं है, इसलिए दुनिया का एकमात्र कानून क्या है? एकमात्र कानून या नियम क्या है? वह नियम है शक्ति राजनीति या पावर पॉलिटिक्स। शक्ति का जितना संवर्धन होगा उतना ही राज्य शक्तिशाली होगा, उतनी ही हायरार्की बढ़ती जाएगी, सर्वोच्चता बढ़ती जाएगी। फिर आगे कीनेथ वाल्ट कहते हैं कि राज्यों के जो फंक्शंस हैं वो समान हैं। अब फंक्शंस या कार्य समान हैं, और फंक्शंस में वो किनको शामिल करते हैं? फंक्शंस में शामिल करते हैं कानून व्यवस्था बनाए रखना और सुरक्षा को, सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन यहाँ फिर वो क्षमता की बात करते हैं। सभी राज्यों के फंक्शंस या सभी राज्यों के कार्य समान हैं, लेकिन उनकी क्षमताएं अलग अलग हैं। कोई राज्य किस स्तर तक इन कार्यों का संपादन करता है वो उनकी क्षमता पर निर्भर करता है, और सभी की क्षमताएं अलग अलग हैं।
सभी राज्यों का एक मूल काम है सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है। और कीनेथ वोल्ट कहते हैं कि प्रत्येक राज्य अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहता है। प्रत्येक राज्य को यह चिंता रहती है कि उसकी सुरक्षा बनी रहे हर हाल में, उसका भूभाग सुरक्षित रहे, उसके राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहे। और ये चिंता क्यों होती है? चिंता इसलिए होती है क्योंकि राज्यों में अविश्वास है, राज्यों में अविश्वास है। और अविश्वास का मूल कारण क्या है? अविश्वास का मूल कारण है धोखेबाजी या चीटिंग। उदाहरण के लिए हम देखें तो जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो चीन ने यह स्वीकारा था कि भारत और चीन का कोई भी सीमा विवाद नहीं है। लेकिन फिर 1962 तक आते आते परिस्थितियां बदल गई। भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ावा नहीं दिया, चीन ने अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया और ये क्लेम किया कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख हमारा है। भारत पर हमला किया, भारत को एक युद्ध झेलना पड़ा और कुछ भूभाग भी चीन ने कब्जा कर लिया। यानी चीन ने सही शब्दों में कहें तो धोखेबाजी की। इस वजह से आज तक चीन के साथ एक अविश्वास का भाव पाया जाता है और भारत अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हथियारों का आयात, S-400 का आयात रूस से, अमेरिका से होवित्जर तोपों का आयात, फ्रांस से राफेल का आयात, ये सभी काम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। क्यों चिंतित हैं? क्योंकि हमारा विश्वास नहीं है चीन पर, पाकिस्तान पर। हमारे साथ भूतकाल में धोखेबाजी हो चुकी है। ये मूल मान्यता है कीनेथ वोल्ट की। आगे कीनेथ वोल्ट कहते हैं कि इस दुनिया में अराजकता है, और अराजकता का मतलब हमने आप मूल मान्यता जब बताई थी तब बताया था, यानी राज्य सर्वोच्च है, कोई व्यवस्था नहीं है और शक्ति सर्वोच्च है, यानी जिसके पास पावर है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सबसे ऊपर राज्य है, राज्यों में सबसे ऊपर वो है जिसके पास ज्यादा शक्ति है। यानी अराजकता है विश्व में, और इस अराजकता में हर राज्य क्या करता है? लाभ उठाना चाहता है। लाभ कैसे उठाता है? लाभ उठाने के लिए वो रिलेटिव गेन के सिद्धांत में विश्वास करता है। रिलेटिव गेन का मतलब है, इसके दो मतलब हैं। पहला मतलब अपना हित बढ़ाना, और इसका दूसरा मतलब है दूसरे का हित पूर्ति का विरोध करना। यानी ये दो लाइन हैं, इनमें एक तरीका है कि मुझे आगे जाना है, ये मेरी लाइन है, मैं आगे जाना चाहता हूं। एक तरीका है कि मैं अपनी लाइन को यहां तक बढ़ा देता हूं। दूसरा तरीका है कि मैं इस लाइन को छोटा कर देता हूं। ठीक, तो ये दोनों ही तरीके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस्तेमाल होते हैं। अपना हित भी बढ़ाते रहते हैं और दूसरे के हित का विरोध भी करने की बात होती रहती है। उदाहरण के लिए समझें कि संयुक्त राष्ट्र की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, भारत चाहता है कि उसे स्थायी सदस्यता दे दी जाए, लेकिन चीन उस परिषद का स्थायी सदस्य है और वह विरोध करता रहता है कि भारत के हित की पूर्ति नहीं हो। यानी भारत अपने हित बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन ये लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत का हित की पूर्ति नहीं होने पाए। तो ये थी अराजकता की स्थिति, यानी अराजकता में हर राज्य
रिलेटिव गेन, इसे हिंदी में कहें तो सापेक्षिक लाभ की कोशिश करता है। अब यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि अराजकता शब्द का इस्तेमाल मोर्गेनथाउ ने नहीं किया, कीनथ वाल्ट ने ही किया है। हालांकि उसकी भी बातें यथार्थवाद की मूल मान्यता के अनुरूप ही हैं, लेकिन यदि शब्द के अनुसार हम देखें तो अराजकता शब्द या अनार्की शब्द का इस्तेमाल मोर्गेनथाउ ने नहीं किया, कीनथ वाल्ट ने किया है। चलिए आगे चलते हैं। अगली मान्यता है कीनथ वाल्ट की। कीनथ वाल्ट यहाँ बैलेंस ऑफ पावर की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो शीत युद्ध का समय था, शीत युद्ध का समय यानी कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से और सोवियत संघ के विघटन तक, उस समय दुनिया द्विध्रुवीय थी, दो महाशक्तियां थी दुनिया में, और वह समय ये कहते हैं कि ज्यादा स्थायी था। वर्तमान युग की बजाय जहां बहुध्रुवीयता या कहें कि एकमात्र महाशक्ति ही 2010 तक कहा जाता है कि 1990 से 2010 तक सिर्फ एक अमेरिका महाशक्ति थी, और 2010 के बाद बहुध्रुवीयता का दौर शुरू हो गया है, जिसमें चीन, भारत, रूस इत्यादि महाशक्तियां भी उभरने लगी हैं। तो कीनथ वाल्ट कहते हैं कि शीत युद्ध का दौर ज्यादा स्थायी था क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन बना हुआ था। आगे कीनथ वाल्ट के बारे में अन्य लोगों के क्या विचार हैं। कीनथ वाल्ट का जो यथार्थवादी विचार है उसको कहा जाता है डिफेंसिव रियलिज्म, रक्षात्मक यथार्थवाद। कीनथ वाल्ट के यथार्थवादी विचार को डिफेंसिव रियलिज्म या रक्षात्मक यथार्थवादी विचार कहा जाता है। रक्षात्मक यथार्थवादी विचार का मतलब ये हुआ कि राज्य की चिंता क्या है। राज्य की चिंता अपनी सुरक्षा बनाए रखना है। एक इसकी विपरीत धारा आती है, रक्षात्मक यथार्थवाद की विपरीत धारा, जिसके मर्साइमर प्रतिपादक हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मर्साइमर कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा शक्ति, न सिर्फ सुरक्षा बल्कि सुरक्षा से अधिक शक्ति, वो आक्रामक यथार्थवाद है। कीनथ वाल्ट कहते हैं कि अपनी सुरक्षा महत्वपूर्ण है, ये डिफेंसिव रियलिज्म है, और इसी सुरक्षा के लिए शक्ति अर्जन, यानी इसी सुरक्षा प्राप्ति के लिए शक्ति अर्जन हो उतना ही, इसलिए इसको डिफेंसिव रियलिज्म कहते हैं। कीनथ वाल्ट आगे कहते हैं कि राज्य का जो निर्णय होता है सदैव तार्किक होता है, यानी राज्य कभी भी भावनात्मक रूप से नहीं सोचता, नैतिक मानदंडों के आधार पर नहीं सोचता, वो हमेशा राष्ट्रीय हितों के हिसाब से निर्णय लेता है। राष्ट्रीय हित यानी विवेक से निर्णय लेता है, और विवेक से निर्णय लेना चाहिए। तार्किकता ही महत्वपूर्ण होती है, नैतिकता या मानवीय मूल्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण होता है राष्ट्रीय हित। येन केन प्रकारेण राष्ट्रीय हित का संवर्धन हो, यही जरूरी होता है। यहाँ विश्व व्यवस्था के बारे में और टिप्पणी वो करते हैं कि अविश्वास क्यों है, राज्यों में परस्पर अविश्वास क्यों है, क्योंकि हम राज्यों के इरादों को भांप नहीं पाते हैं, उनके इरादों का हम पता नहीं लगा पाते। अब हमें कहाँ पता था कि चीन लद्दाख में इतना आगे तक बढ़ाएगा, हम उनके इरादों को भांप नहीं पाए। इस वजह से भारत और चीन में अविश्वास है। कभी नहीं पता कि कब चीन जो है भारत पर हमला कर दे, इसलिए हमें जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी सुरक्षा बढ़ाते रहें। यानी हमारे पास, ये कहते हैं कि इरादों को तो हम भांप नहीं सकते, हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, और वो विकल्प क्या है? वह विकल्प है क्षमता बढ़ाना, क्षमता बढ़ाते जाना।
यानी आज S-400 लिया है, कल रफाल आएंगे और भी इसी प्रकार के हथियार वगैरह आते रहेंगे, एक उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो ये था कीनेथ वॉल्ट का यथार्थवाद। मॉर्गेनथाउ का यथार्थवाद देखा, यानी मॉर्गेनथाउ का यथार्थवाद, कीनेथ वॉल्ट का नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद। अब चूंकि दोनों की बातों को हम कंसाइज करते हुए उनमें समानता और डिफरेंस हम देख लेते हैं, क्योंकि जब सुनते हैं तो एक ही जैसी बातें लगती हैं, तो फिर नव यथार्थवाद नाम उसका क्यों पड़ा? यथार्थवाद में ही अगला विचारक क्यों नहीं कहा गया कीनेथ वॉल्ट को? तो इसके क्या कारण है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों में समानता क्या है, नव यथार्थवाद और यथार्थवाद की क्या समानता है। तो वही मूल बिंदु समान होंगे, यानी यथार्थवादी हो चाहे नव यथार्थवादी, सभी के केंद्र में रहता है राज्य। वैश्विक संगठनों की बात ये नहीं कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात नहीं करते, यूरोपियन यूनियन की बात नहीं करते, ये बात करते हैं राज्य की। राज्य केंद्रित विचार होते हैं। दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा शक्ति अर्जन, ये बात करते हैं शक्ति राजनीति की, पावर पॉलिटिक्स। शक्ति का अर्थ मॉर्गेनथाउ से और कीनेथ वॉल्ट तक बदल जाता है, लेकिन मुद्दे में यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा शक्ति हासिल की जाए। फिर अराजकता, हालांकि मॉर्गेनथाउ खुद इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनके शब्दों के भाव यही हैं कि दुनिया चूंकि राज्य केंद्रित है, कोई नियामक संस्था नहीं है, इसलिए विश्व में अराजकता है। और कीनेथ वॉल्ट तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि विश्व अराजकतापूर्ण है। चौथी बात, आत्मरक्षा, यानी हर यथार्थवादी मानता है कि कोई भी वैश्विक संगठन आपकी रक्षा नहीं करेगा, आपकी रक्षा आपको खुद करनी होगी, यानी अपना हाथ जगन्नाथ, खुद की रक्षा खुद ही करनी है, किसी के भरोसे नहीं करनी, दूसरे के कंधे पे बंदूक हम नहीं चला सकते, ऐसा सभी यथार्थवादी मानते हैं। और पांचवी बात कि किसी भी प्रकार से अपना अस्तित्व खत्म नहीं होना चाहिए, अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं हो, ये यथार्थवाद की मूल मान्यता है। ये समानता है कीनेथ वॉल्ट और मॉर्गेनथाउ की, यथार्थवाद और नव यथार्थवाद की। अब ये समानता हुई, इसके आगे हम बात करते हैं मतभेद के बिंदु कौन से हैं। मतभेद के बिंदुओं की यदि हम बात करते हैं तो एक तरफ मॉर्गेनथाउ और दूसरी तरफ है कीनेथ वॉल्ट। सबसे पहले मॉर्गेनथाउ की बात करते हैं। मॉर्गेनथाउ कहते हैं कि मानव स्वभाव जैसा है वैसे ही राज्य होते हैं, यानी मानव स्वार्थी लालची है, इसलिए राज्य स्वार्थी लालची हैं। मानव शक्ति अर्जित करना चाहता है, इसलिए राज्य भी शक्ति अर्जित करना चाहता है। लेकिन यहाँ कीनेथ वॉल्ट क्या कहते हैं? कीनेथ वॉल्ट कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संरचना ऐसी है। अंतर्राष्ट्रीय संरचना कैसी है? अंतर्राष्ट्रीय संरचना में अराजकता है, कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है, किसी का किसी पर कोई जोर नहीं है, इसलिए राज्यों में एक असुरक्षा की भावना जन्म लेती है। इनसिक्योरिटी का माहौल पैदा होता है और इस असुरक्षा की भावना में राज्य के पास एक ही विकल्प बचता है कि वह अपनी शक्ति बढ़ाए, शक्ति बढ़ाता रहे, ताकि जो प्रतिस्पर्धी राष्ट्र हैं उनके बराबर स्थिति में खड़ा रहे। यानी मॉर्गेनथाउ कह रहे हैं मानव के व्यवहार को राज्य के व्यवहार से जोड़ते हैं, वहीं कीनेथ वॉल्ट अंतर्राष्ट्रीय संरचना को अराजकतापूर्ण बताते हुए और शक्तिवर्धन की मजबूरी बताते हैं कि इसलिए राष्ट्र के सामने एक ही विकल्प है। मॉर्गेनथाउ की पद्धति को हम कह सकते हैं आगमनात्मक, इंडक्टिव मेथड।
आगमनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति हमने पढ़ी है प्लेटो अरस्तु जब हमने पढ़े थे राजनीतिक विचारकों में। इस आगमनात्मक पद्धति का क्या होता है कि एक पर्टिकुलर बात से उसको जनरल वे बना देना, यानी कि दिल्ली में प्रदूषण है तो पूरे भारत में प्रदूषण है। मानव स्वार्थी है तो राज्य भी स्वार्थी है, क्योंकि राज्य भी मानव से मिलकर बनता है। ये पद्धति है आगमनात्मक पद्धति। कीनेथ वॉल्ट इसके विपरीत संरचनात्मक पद्धति बतलाते हैं। अब मॉर्गनथाउ क्या कहते हैं कि शक्ति ही साधन है, शक्ति ही साध्य है, साधन भी यही है। वहीं कीनेथ वॉल्ट कहते हैं कि शक्ति साध्य नहीं है, शक्ति सिर्फ साधन है। और साध्य क्या है? राज्य सुरक्षित रहे, आत्मरक्षा और अस्तित्व की रक्षा, ये साध्य है। शक्ति प्राप्त करना कोई साध्य नहीं है, कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। तो ये मूल मतभेद था। यानी कीनेथ वॉल्ट मॉर्गनथाउ मनुष्य के व्यवहार का विराट स्वरूप राज्य को बताते हुए कहते हैं कि राज्य भी वैसा ही है जैसा मनुष्य है, जबकि कीनेथ वॉल्ट अंतर्राष्ट्रीय संरचना की दुहाई देते हुए शक्तिवर्धन की मजबूरी बतलाते हैं। अब यहां इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए भारत ने परमाणु परीक्षण किया 1998 में, पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया 1998 में। अब मॉर्गनथाउ इसकी व्याख्या किस प्रकार से करेगा? मॉर्गनथाउ इसकी व्याख्या इस प्रकार से करेंगे कि नवाज शरीफ स्वार्थी थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी स्वार्थी थे, इसलिए दोनों को शक्ति की चाह थी और दोनों ने परमाणु परीक्षण किया। कीनेथ वॉल्ट इसकी व्याख्या किस प्रकार करेंगे? कीनेथ वॉल्ट कहेंगे कि उस समय का जो अंतर्राष्ट्रीय संरचना थी, अराजकता थी, भारत को पाकिस्तान से भय था, पाकिस्तान को भारत से भय था, इसलिए दोनों ने आत्मरक्षा में शक्तिवर्धन किया, दोनों ने परमाणु परीक्षण किया। इसी को भारत चीन के उदाहरण से समझें तो यहां कहा जाएगा कि मोदी और जिनपिंग दोनों जो है स्वार्थी व्यक्ति हैं और दोनों अपने जलवे दिखाना चाहते हैं दुनिया में, इसलिए लड़ाई कर रहे हैं। वहीं कीनेथ वॉल्ट कहेंगे कि अराजकता है दुनिया में, अपनी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये सब कार्य हो रहे हैं, सारा संघर्ष जो है इसी वजह से हो रहा है। तो ये था यहां तक का यथार्थवाद और नव यथार्थवाद का विचार। इसके आगे यथार्थवाद में कुछ बिंदु और हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।